हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आए हैं, जो कि लगभग हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शन हैं 9 अगस्त 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 जनवरी 1947 या फिर 24 जनवरी 1950। तो कौन-सा यहाँ पे सही हो जाएगा? तो दोस्तों, यहाँ पे जो विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन-सा? यहाँ पे हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ठीक है? दोस्तों, आपको पता होगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष भी थे किसके? संविधान सभा के। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगर बात की जाए संविधान निर्माण के समय सांविधानिक सलाहकार की, तो वो थे डॉक्टर बी.एन. राव। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? विकल्प हैं आपके 11 जनवरी 1947, 9 दिसंबर 1950, 24 नवंबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1949। कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा 26 नवंबर 1949। कौन सा? 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों, यहाँ पे कभी-कभी पूछा जाता है कि भारतीय संविधान कब पूर्णतः लागू किया गया? तो वो था कौन सा? 26 जनवरी 1950, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सबको पता होगा। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 40वें, 41वें, 42वें या फिर 45वें? तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है? नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? विकल्प हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और रूस। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? न्यायिक पुनरीक्षण। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। आयरलैंड की बात करें तो राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां प्रश्न है हमारा, रेलवे पुलिस जीआरपी किस सूची का विषय है? रेलवे पुलिस जीआरपी किस सूची का विषय है? विकल्प हैं आपके राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा विकल्प ए, राज्य सूची। ठीक है? राज्य सूची यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? विकल्प हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा का सभापति। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? विकल्प हैं आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर विपक्ष का नेता। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। कौन सा विकल्प हमारा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विकल्प हैं आपके लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय। किसके प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद? तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा, विकल्प ए हो जाएगा लोकसभा। ठीक है? अगला है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रपति चुनाव किस पद्धति द्वारा किया जाता है? विकल्प हैं आपके एकल संक्रमणीय मत पद्धति, दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। दोनों जो पद्धतियाँ हैं, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, दोनों पद्धतियों से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है? यहाँ पे एक जानकारी और ले लीजिए आप कि जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पद त्याग करता है या फिर किसी वजह से हटा दिया जाता है, तो जो पद में हुई रिक्ति होती है, जो पद खाली हो जाता है, उसको कितने समय के अंदर भरना अनिवार्य होता है? तो जान लीजिए कि 6 महीने के अंदर उस पद को भरना अनिवार्य होता है। और अगर कार्यभार की बात करें, कौन संभालेगा? अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती, किसी वजह से वो हट जाता है, तो उपराष्ट्रपति संभालता है। यदि मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हैं, तब कौन संभालेगा? तो यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो उस पद को संभालेगा। ठीक है? अगला है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई?
1947 में, 1950 में, 1952 में या फिर 1960 में। योजना आयोग जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, फिर भी क्वेश्चन तो बनता ही है। यहाँ पे विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा 1950 में। आपको बता दें कि योजना आयोग को समाप्त करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई, जो कि एक संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो यहाँ पे अस्थायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी की बात करें तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। BR अम्बेडकर की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जवाहरलाल नेहरू की अगर बात करें तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे कब? 22 जनवरी 1947 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई है? तो विकल्प हैं आपके संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या फिर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा हमारा संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है। इस प्रणाली में कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद विधायिका के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्त क्या है? जन्म द्वारा, वंशानुगत द्वारा, पंजीकरण द्वारा या फिर उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ पे डी हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त जो तीनों हैं इनके द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा है? भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसने कहा है? विकल्प है KC व्हीलर, जवाहरलाल नेहरू, आइवर जेनिंग्स या फिर BR अम्बेडकर। तो यहाँ पे विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया? 42वें, 43वें, 44वें या फिर 45वें। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 44वें। 44वें कौन सा विकल्प है यहाँ पे? विकल्प सी हमारा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? 352, 356 या फिर 360 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? 352। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके तहत होती है? 352 के तहत। और अगर 356 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। और अगर 360 की बात करें तो ये संबंधित है वित्तीय आपातकाल से। अगला है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पे किसे हो जाएगा? राष्ट्रपति होगा? नहीं होगा। यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसको है? वो है सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 6 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 12 व्यक्ति या फिर 14। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी 12। ठीक है। 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है? 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मंथ। कौन सा विकल्प हो जाएगा यहाँ पे? विकल्प सी। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है? 2 दिन, 8 दिन, 14 दिन या फिर जब तक इच्छा हो। तो यहाँ पे जो सही विकल्प हो जाएगा 14 दिन से ज़्यादा नहीं। अधिकतम कितना? 14 दिन। एक चीज़ यहाँ पे और आपको याद रखनी है कि संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है।